नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज मेकर। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और न्यूज मेकर में आज बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया और इसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति और ओमान के युवराज से मुलाकात की। ये ठीक उस वक्त हुआ जब अमेरिका से खबरें आई कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका पीछे हट सकता है। अमेरिका को अब डर लग रहा है कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो पुतिन का अगला निशाना नेटो हो सकता है, जिसका मतलब होगा वर्ल्ड वॉर। क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं? यह सवाल पूरी दुनिया में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते के हैं न्यूज मेकर। क्या पुतिन से हार गया अमेरिका? क्या मिडिल ईस्ट में पुतिन की होगी जीत? क्या एक और जंग होने वाली है? क्या व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं? सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर पुतिन किस मकसद से पहुंचे हैं? अमेरिका आखिर यूक्रेन में घुटने टेकने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अमेरिका में इस बात का डर है कि अब बाइडेन सरकार ज्यादा दिन यूक्रेन को मदद नहीं दे पाएगी। If Putin takes Ukraine, he won't stop there. He attacks a NATO ally. Then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. We can't let Putin win. रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने सबसे अहम दौरे पर है। सऊदी अरब और यूएई के दौरे से न सिर्फ 3 देश बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के पावर गेम के लिए यह दौरा बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। पुतिन इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की खुले तौर पर मदद करते रहे हैं, जबकि इसके उलट असद सऊदी अरब की खिलाफत करते रहे हैं। पुतिन बस अब इन्हीं ताकतों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे अहम मिशन पर है। यूएई और सऊदी अरब का उनका दौरा न सिर्फ इन तीनों देशों बल्कि मिडिल ईस्ट के पावर गेम के लिए भी बेहद अहम था। रूस इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की खुले तौर पर मदद करते रहे हैं, जबकि असद सऊदी अरब के विरोधी माने जाते हैं। पुतिन अब इन ताकतों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन 2 देशों के दौरे पर और अमेरिका घुटनों पर, तो क्या यूक्रेन युद्ध का अंत करीब आ गया है? पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन में अमेरिका सहित पूरे नेटो को हरा दिया है। यह सवाल इस वक्त दुनिया भर में घूम रहा है। क्या यूक्रेन के मैदानों में पुतिन ने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क को थका दिया है? और अब बारी यूक्रेन के सरेंडर की है। यूक्रेन की बात डिटेल में करने से पहले जान लेते हैं कि पुतिन का सऊदी अरब और यूएई जाना अहम क्यों है। सबसे पहली बात, यूक्रेन में युद्ध करने के बाद पुतिन सिर्फ इक्का दुक्का देशों में ही गए हैं। का जो टूर है इस अरब कंट्रीज में, और सऊदी अरेबिया और यूएई जब कहते हैं सारे अरब देश वो बात करते हैं। और आप देख लीजिए कि पुतिन का इस समय पलड़ा बहुत भारी हो रहा है। और दूसरी बात बता दूं, चाइना और रशिया साथ में है। चाइना ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है अपने BRI और बॉर्डर OBO और OB के प्रोजेक्ट्स में, सब कंट्रीज में लगाया हुआ है। तो आप मान के चलिए ये दौरा पुतिन का बहुत सक्सेसफुल रहेगा और अमेरिका और उसके जो लोगों को जो उसके सपोर्टर हैं भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही भयानक तबाही के बीच पुतिन संकेत दे चुके हैं कि वो इजराइल हमास युद्ध में मध्यस्थता करने को राजी है। До координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы 2 государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. एक खास बात और है, वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद वो इन 2 देशों में गए जहां ICJ के वारंट की तामील नहीं हो सकती। यानी पुतिन की गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। पुतिन के प्लेन के साथ रूस के 4 Su-35 फाइटर प्लेन उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नाहयान उन्हें लेने पहुंचे। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि यूएई लंबे वक्त से अमेरिका का साथी रहा है। पुतिन को यूएई में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यूएई रूस के करीब आ गया है और आ रहा है, तो इसमें दो राय नहीं है।
और भी पास आ सकता है। हालांकि लोग पहले कहते थे कि यूएई अमेरिका का एलआई है। यूएई की पोजीशन ये है वो दोनों गेम खेल सकता है और वो कर रहा है। एज फार एज यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज इसके रशिया के क्लोज आ रहे हैं और आगे चल के और भी क्लोज आएंगे। और इसी बात की चिंता अमेरिका को सता रही है, जो अब इजराइल और यूक्रेन दोनों जंगों में ज्यादा पैसा देने के पक्ष से दूर जाता दिख रहा है। यूएई के बाद पुतिन सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका स्वागत युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने किया। रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि दोनों के बीच इजराइल हमास युद्ध पर भी बात हुई। I know that adjustments had to be made to these plans due to the circumstances. But like I already said, nothing can prevent the development of our friendly relations. रूस ने अमेरिका को घेरने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। यूक्रेन में जहां अमेरिका सहित पूरा नाटो थकता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में अचानक अपने दौरों और मुलाकातों के जरिए पुतिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इलाके में अपना कद और अपना दखल दोनों बढ़ाना चाहते हैं। रूस ने अमेरिका को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाई है। यूक्रेन में जहां अमेरिका सहित नेटो थकता नजर आ रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में अचानक दौरों और मुलाकातों के जरिए पुतिन संकेत दे रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में इस इलाके में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन इस इलाके में अपने बढ़ते असर को दिखाना चाहते हैं। वो खुद को पावर ब्रोकर की तरह जता रहे हैं, जो इजराइल और हमास के बीच टकराव में बीच बचाव कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कूटनीति की जंग में भी ये अमेरिका की हार हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका में इस बात पर सहमति नहीं है कि इजराइल का कितना साथ दिया जाए, वहीं अरब के देश धीरे धीरे रूस के करीब आते नजर आ रहे हैं। साथ मिलने लग गया है और रूस को अब अरब देश इसलिए सपोर्ट करेंगे कि रशिया है ये अब इनको सपोर्ट कर रहा है और रशिया इजराइल को के साथ में उसको उसके खिलाफ नहीं है, पर ना ही वो बाकी कंट्रीज को के खिलाफ है। ईरान और चाइना क्लोज में है, इसलिए ईरान रशिया पर डिपेंड करता है। अरब देशों में रशिया का पलड़ा भारी है, उसके एलाई चाइना का पलड़ा भारी। रूस के दूसरे छोर यानी यूक्रेन जंग की बात करें तो वहां भी पुतिन के युद्ध को लंबा खींचने की प्लानिंग कामयाब होती नजर आ रही है। जर्मनी के कियल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुमान के मुताबिक अमेरिका अब तक यूक्रेन को $76.8 बिलियन की मदद दे चुका है, जिसमें 61% यानी 46.6% सैन्य मदद है और सिर्फ 5% यानी $3.9 बिलियन मानवीय मदद। यूक्रेन की ज्यादातर लड़ाई उधार या मदद के हथियारों से ही हो रही है और लंबी लड़ाई में ये हथियार खर्च होते जा रहे हैं। इस लड़ाई के लंबा होने और यूक्रेन के हथियारों की मांग से तंग आकर यूके के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने तो यहां तक कह दिया कि यूके हथियारों के मामले में यूक्रेन के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसा नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन अपने को अलग थलग या थका हुआ महसूस कर रहा है, उसी तरह से पाश्चात्य देश भी उसकी मदद करते हुए थकते नज़र आ रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि ये लंबी दौड़ का जो घोड़ा है उसमें पुतिन का घोड़ा जीत रहा है। जब 2020 में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, तब से ही लग रहा था कि रूस युद्ध को जल्द खत्म करने के बजाय लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। और अब मिडिल ईस्ट में भी पुतिन की रणनीति दिखने लगी है, क्योंकि अमेरिका में भी इजराइल हमास जंग पर एक राय नहीं है। पुतिन दोनों जगह अपने पुराने दुश्मन अमेरिका को और उलझाना चाहते हैं। अमेरिका ना चाहते हुए भी इस दोहरी चाल में फंस गया है। अगर वो यूक्रेन का साथ छोड़ता है तो उसकी वर्ल्ड लीडर की छवि तबाह हो जाएगी, और इजराइल की मदद से पीछे हटता है तो उसका एक पुराना साथी तबाह हो जाएगा। इस समय अमेरिका की स्थिति ये है कि वो जैसे वो कहते हैं ना कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना वो यूक्रेन का साथ में है और अरब कंट्रीज का भी उसको साथ नहीं है। पर अगर आज ईरान और हूतीज ज़्यादा बोल्ड होके अमेरिका पे अटैक करते हैं उसके शिप्स के ऊपर, जैसे यूएसएस कोल को डुबोया था, उसी तरीके से अभी भी हो सकता है। इस समय अमेरिका की स्थिति इस समय कमज़ोर है।
टोटल रशिया और चाइना का जो पॉलिटिकल स्थिति है वो काफी भारी पड़ रही है इसमें। अमेरिका पहली बार दो तरफा घिरा है और उसे घेरने के पीछे पुतिन का दिमाग और प्लानिंग है। आखिर कैसे पुतिन रूस ही नहीं दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी बन गए, ये भी बेहद दिलचस्प कहानी है। पुतिन का जन्म 1952 में एक गरीब घर में हुआ। पुतिन इतने रहस्यमयी हैं कि उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कानून की पढ़ाई के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए, जहां वो जर्मनी में जासूस के तौर पर रहे। पुतिन ने मार्शल आर्ट भी सीखी है। वो केजीबी के पूर्व ऑफिसर होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया है अनुभव का, और बल्कि साथ ही वो जूडो के चैम्पियन भी हैं, मार्शल आर्ट्स के चैम्पियन हैं, जिसमें कि अपने सामने वाले दुश्मन की कमज़ोरियाँ को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा वो बखूबी से करते रहे। पुतिन ने आते ही ऐलान किया कि वो रूस को दोबारा सोवियत संघ बनाने की तरफ काम करेंगे। कोल्ड वॉर के बाद बिखरा सोवियत रूस आर्थिक और भौगोलिक तौर पर टूट चुका था। 2021 में पुतिन ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया था। हम एकदम से दूसरा ही देश बन गए, जो 1000 साल से बन पाया था सब खो गया। पुतिन 1999 में प्रधानमंत्री बने। बोरिस येल्सिन उस वक्त रूस के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे के बाद पुतिन पहले कार्यकारी और फिर पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद रूस ने धीरे धीरे तरक्की की तो जनता में उनके लिए विश्वास बढ़ा। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, तो उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल बाद एक बार फिर वो राष्ट्रपति बने और एक कानून पास कर लिया, जिसके मुताबिक पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह सकते हैं। चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उससे पहले के पीटर द ग्रेट हो, या क्वीन कैथरीन हो, इन सब को रूस ने आत्मसात किया है एक सामाजिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर, और इसी सिलसिले में एक कड़ी व्लादिमीर पुतिन को रूस ने अंगीकार किया है, और उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। अब यही पुतिन रूस के पुराने दुश्मन अमेरिका से हिसाब पूरा करने की कोशिश में है। बाकायदा अमेरिका में भी डर है कि एक बार यूक्रेन युद्ध पुतिन के हाथ लगा तो रूस का अगला निशाना नेटो होगा। If Putin takes Ukraine, he won't stop there. He attacks a NATO ally. Then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. और नेटो के किसी भी देश पर हमला करने का मतलब है कि उसमें शामिल सभी देश युद्ध में कूद जाएंगे, यानी वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। पुतिन भी ये जानते होंगे, लेकिन दुनिया का राजा बनने के लिए अब तक वो जो भी रणनीति बना रहे हैं वो काफी हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ये दोनों ही अपने आप में दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के तरीके से कम से कम मैं समझता हूँ कि काफ़ी शक्तिशाली है और रहेंगे भी आगे तक, लेकिन सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे ये कहना बहुत जरा मुश्किल सा लगता है। ये अमेरिका यूक्रेन में रूस से लड़ने के खिलाफ $175 मिलियन का पैकेज भेजना चाहता है, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स तो हैं ही, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी आर्मर सिस्टम भी हैं। लेकिन ये मदद कांग्रेस की मंजूरी की राह देख रही है और अमेरिका को पुतिन का डर सता रहा है। रशिया ने जो इलाके अपने कब्जे में करना चाहे थे वो उसके कब्जे में है। यूएसए भी समझता है कि यूक्रेन को मदद ज़्यादा देने से कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये धीरे धीरे जो मामला ठंडा पड़ जाएगा और जो मदद भी कम हो ही जाएगी, लेकिन रूस की जीत पहले हो चुकी है, उसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं। एक बार फिर लौटते हैं पुतिन के 2 अरबी देशों के दौरे पर। आखिर ऐसा क्या खास है इस दौरे में? तो ध्यान दीजिए, ये दोनों मुल्क अरब के सबसे धनी और ताकतवर मुल्क हैं। साथ ही इन दोनों देशों ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ भी एक माहौल बना है।
जिसमें ईरान और अरब देश जैसे पुराने विरोधी भी साथ आते दिख रहे हैं। पुतिन के इस दौरे के ठीक बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी रूस का दौरा किया और पुतिन ने उनसे मुलाकात की। जो अमेरिका के प्रति उदासीनता यूएई, सऊदी अरब और ईरान में है, उसको दोहने की उन्होंने कोशिश की है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईरान और रूस के बीच में व्यापार भी बढ़ता रहा है। उनके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो यात्रा मॉस्को की 1 दिन की रही है, उसका ईरान की तरफ से और रूस की तरफ से, दोनों ही तरफों से काफ़ी बड़ा महत्व है। और आगे चल के देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट पर। रईसी से 5 घंटे की मुलाकात के बाद मॉस्को में पुतिन ने ओमान के युवराज से भी अहम मुलाकात की। एक साथ इतने मुस्लिम देशों से मुलाकात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि पुतिन दुनिया का एक नया ध्रुव बनाने की कोशिश में है। एक बार पुतिन अरब देश और ईरान को साथ लाने में कामयाब हो गए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। जिस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देश हमास के खिलाफ खड़े थे, पुतिन ने उस वक्त भी हमास की निंदा नहीं की, सिर्फ गहरी चिंता जताई। पुतिन सीरिया में भी आईसिस के खिलाफ बशर अल असद को सैन्य समर्थन दे चुके हैं। बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका पश्चिमी देशों का गुट बन चुका है तो उसकी काट के लिए पुतिन अरब देशों को सामने रखना चाहते हैं। खाड़ी के देश उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि जो सिचुएशन वहाँ पर ये है, अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती आगे जो है शायद उनकी मदद नहीं कर पाए, तो वो भी अपना जो है हेजिंग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस यूएसए और रशिया के बीच में, इतना जरूर कहूँगा। लेकिन मेरे ख्याल है ये इसमें खाड़ी के जो देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि जरूरी है उनके लिए ये। इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका के एक और विरोधी से भी हाथ मिला लिया है, शी जिनपिंग। आईसीजे में गिरफ्तारी वारंट के बाद चीन में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। जिनपिंग ने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि रूस में अगले साल होने वाले चुनावों में पुतिन ही जीतेंगे। चीन और रूस के बीच एक पुल का उद्घाटन भी किया गया, जिससे संकेत है कि दोनों अमेरिका विरोधी खेमे और करीब आने को तैयार हैं। पुतिन ने उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके भी इशारा किया है कि एशिया की राजनीति में पुतिन की भूमिका अहम हो सकती है। First of all, I want to say that relations between Russia and India are steadily developing in all directions, and the main guarantee is the policy of the Prime Minister Modi. I can't imagine that Modi can be intimidated, threatened, or forced in favor of taking any action or decision against the national interest of India, Indian people. And there is such pressure, I know. By the way, we never even talk about it with him. I just look at what's going on from the outside. And sometimes, to be honest, I am even surprised by his tough stance on the protection of the national interests of the Indian people. एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो यूक्रेन और इजराइल लड़ाई में थकते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने नए सिरे से तैयारी करके अमेरिका विरोधी खेमा मजबूत करना शुरू कर दिया है। ये उस वक्त और अहम हो जाता है जब एशिया यूरोप के बाद अब दक्षिण अमेरिका में भी टकराव का अंदेशा है। रूस समर्थित कम्युनिस्ट देश वेनेजुएला अपने पड़ोसी देश गयाना पर हमला कर सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति माडुरो ने गयाना के इलाके एस्किबो को अपने देश का हिस्सा बनाने का ऐलान करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका गयाना का समर्थन करता है। ऐसा डर है कि दक्षिण अमेरिका में भी जंग का नया मैदान खुल सकता है, जहां पुतिन और अमेरिका की टक्कर हो सकती है। अमेरिका के पास मेरे ख्याल और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सीधा उस जंग में अपना हिस्सा ले और वो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा भी है और उन्होंने इसके लिए काफ़ी संदेशा दे भी दिया है कि ऐसा होगा। तो अगर दक्षिण अमेरिका में जंग हुई तो अमेरिका उसका हिस्सा बनेगा। सबकी निगाहें इस वक्त पुतिन पर टिकी हैं, जो धीरे धीरे ही सही एक बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ है। पुतिन एक एक करके छोटी बड़ी जंग के जरिए अपना असर दुनिया की राजनीति पर गहरा करते जा रहे हैं। पुतिन अब अमेरिका को काफी देर तक जंग में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी जमीन से दूर जंग लड़ना बहुत मुश्किल का सौदा साबित होता है। इसीलिए अगर दक्षिण अमेरिका में टकराव बढ़ा तो इस जंग में शामिल होने पर अमेरिका को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब पुतिन अमेरिका को देर तक उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें पता है कि अपनी जमीन से दूर जंग लड़ना
किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल होता है। अगर दक्षिण अमेरिका में भी किसी तरह का टकराव होता है तो उस जंग की कीमत चुकाने में अमेरिका को काफी परेशानी हो सकती है। तो न्यूज मेकर में आज इतना ही, लेकिन एक खास जानकारी आपके लिए, रात 9 बजे आज देखिए हमारी खास पेशकश दृश्यम। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।